स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 4 है, कार्यपालिका। ठीक है, तो इस चैप्टर के दोस्तों हम 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। यानी कि इस चैप्टर के 6 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के लिए, वो सभी आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो मोस्टली 2 ही प्रश्न बनते हैं आपके इस चैप्टर से, जिसमें से एक राष्ट्रपति के बारे में है, एक मंत्री के बारे में। ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न बनेगा 6 मार्क्स का इस चैप्टर से, वो बनेगा राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों से संबंधित। ठीक है, देखिए क्या प्रश्न है। राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों का वर्णन कीजिए 6 मार्क्स में। या फिर इसको इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रपति के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं जिनका वह उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में करता है, उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, या फिर ऐसे ही नॉर्मल पूछ लेंगे कि राष्ट्रपति के विशेष अधिकार कौन से बताइए। ठीक है, तो किसी न किसी प्रश्न को, हर एक प्रश्न को घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। बात करते हैं इसके आंसर की। तो राष्ट्रपति के जो विशेष अधिकार होते हैं, उसमें से सबसे पहला विशेष अधिकार होता है विधेयक के सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यानी जो विधेयक होता है, जो कानून होता है, उसको पुनर्विचार के लिए संसद के पास वापस से भेज सकता है। ये उसका पहला विशेष अधिकार है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम पॉइंट क्या लिखेंगे। अब पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है, संसद के द्वारा राष्ट्रपति को भेजा गया विधेयक अगर राष्ट्रपति को लगता है कि ये फैसला देश के हित में नहीं है या फिर उसमें अभी कुछ कमी है, तो वह उसे वापस संसद को पुनर्विचार के लिए भेज सकती है। यानी राष्ट्रपति के पास जब संसद के द्वारा कोई विधेयक आता है और राष्ट्रपति को ये लगता है कि भाई नहीं, इसमें अभी कुछ तो कमी रह गई है जो कि देश के हित में नहीं है, तो इसे मैं पुनर्विचार के लिए भेज सकता हूँ, तो राष्ट्रपति जो है उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास वापस भेज सकता है। दूसरा पॉइंट है, अगर संसद बिना बदलाव के विधेयक को फिर भी ऐसे ही भेज देती है तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकृति देनी ही पड़ती है। यानी कि संसद अगर बिना बदलाव के ऐसे ही वापस उसे भेज देती है तो राष्ट्रपति जो होता है उसे स्वीकृति देनी ही पड़ती है। लेकिन आप खुद ये बताइए कि एक देश का राष्ट्रपति अगर किसी विधेयक को वापस भेज रहा है तो सिंपल सी बात है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब राष्ट्रपति है, इतना बड़ा पद पे पहुंचा, तो उसने भी तो कुछ पढ़ा लिखा होगा, ऐसे ही अनपढ़ तो नहीं पहुंच गया वहाँ पे, है ना। तो जब उसने भेजा है तो कुछ ना कुछ तो सुधार होगा ही होगा। ठीक है, तो विधेयक को सदनों में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये पहला पॉइंट हुआ। बात करते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है वीटो शक्ति से संबंधित। देखिए क्या है, वीटो शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा राष्ट्रपति के पारित विधेयकों को स्वीकृति देने में विलंब। यानी कि राष्ट्रपति जो है वो अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करके संसद के द्वारा जो राष्ट्रपति के पास विधेयक भेजे जाते हैं उनको स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है। ठीक है, लेकिन देखिए जब संसद के द्वारा राष्ट्रपति को कोई विधेयक भेजा जाता है, केवल धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक जो होता है उसे जल्दी ही स्वीकृति देनी पड़ती है। तो जब संसद के द्वारा राष्ट्रपति को कोई विधेयक भेजा जाता है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे अपने पास एक अनिर्धारित लंबे समय तक अपने पास रख सकता है, जिससे उसे अपनी वीटो शक्ति के इस्तेमाल का मौका मिल जाता है। इसे कहते हैं राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो शक्ति। ठीक है, तो वीटो शक्ति के अकॉर्डिंग क्या कहता है, वो किसी भी विधेयक को, केवल धन विधेयक को छोड़ के अपने पास अनिर्धारित समय तक रख सकता है, उसे स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट हुआ। बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। अगला है, चुनाव के बाद कई नेताओं के दावे के समय निर्णय करके प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यानी कि देखिए क्या होता है, जब सरकार जो होती है, ठीक है, चुनाव जब होता है तो किसी की सरकार नहीं बनती है, पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, और जो गठबंधन की सरकार होती है वो भी कोई नहीं बनाना चाहता है, तो ऐसे में राष्ट्रपति जो होता है वो चुनाव के बाद कई नेताओं के दावों के समय निर्णय करता है कि प्रधानमंत्री जो है वो कौन बनेगा। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट है, जब चुनाव के बाद किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है या गठबंधन की सरकार भी नहीं बन पाए, तो उस समय राष्ट्रपति एक अहम भूमिका निभाते हुए देश के लिए एक प्रधानमंत्री को चुनता है। ठीक है, इस समय वह राजनीतिक विशेष अधिकार का उपयोग करता है। यानी इस समय जो वो अपने राजनीतिक विशेष अधिकारों का उपयोग करता है और एक प्रधानमंत्री को चुनता है। भारत में ये जो ऐसी व्यवस्था थी वो सन 1989 से 1998 तक ऐसी ही चलती रही थी। लगभग 9 सालों तक ये व्यवस्था जो थी वो चली थी। ठीक है, क्योंकि उस समय गठबंधन की जो सरकारें थी इस दशक में काफ़ी अधिक बन रही थी। ठीक है,
तो ये थे दोस्तों राष्ट्रपति के विशेष अधिकार। पहला कौन सा है, विधेयक को सदनों में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। दूसरा है वीटो शक्ति के बारे में। और तीसरा है चुनाव के बाद कई नेताओं के दावों के समय निर्णय करे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया होगा कि राष्ट्रपति के विशेष अधिकार क्या है, या फिर इस तरह से कि राष्ट्रपति के पास जो विशेष अधिकार होते हैं उनका वह किन किन परिस्थितियों में उपयोग करता है, उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आई होप क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दोस्तों इस चैप्टर के दूसरे और 6 मार्क्स के लास्ट प्रश्न की। तो देखिए क्या है कि सरकार में प्रधानमंत्री का स्थान क्या होता है, यानी जो सरकार होती है उसमें प्रधानमंत्री का स्थान क्या होता है, या फिर प्रधानमंत्री की सरकार में भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी जो प्रधानमंत्री होता है उसकी सरकार में क्या भूमिका होती है। या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से एक ही प्रश्न को बार बार पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। पहले तो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो योग्यताएं होती हैं आप वो बताइए। ठीक है, तो योग्यता देखिए, प्रधानमंत्री तथा सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री या मंत्री जो मंत्री परिषद होती है उसका सदस्य बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे संसद का सदस्य होना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य हुए बिना मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना प्रधानमंत्री या मंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के अंदर ही किसी भी सदन का जो निर्वाचित एक सदस्य बनना पड़ता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है सरकार में सर्वोपरि स्थान। दूसरा पॉइंट है सरकार में सर्वोपरि स्थान। प्रधानमंत्री का जो स्थान है वो सरकार में सर्वोपरि होता है, क्योंकि मंत्री परिषद जो होती है वो तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपनी पद की शपथ को ग्रहण करता है। यानी कि जो प्रधानमंत्री है सरकार में उसका सर्वोपरि स्थान होता है। वो इस बात से ही पता चलता है कि मंत्री परिषद जो होते हैं वो तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ को ग्रहण करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है बहुमत प्राप्त दल का नेता। यानी जो प्रधानमंत्री होता है वो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी प्रधानमंत्री भंग हो जाती है। प्रधानमंत्री नहीं, मंत्रिपरिषद। यानी प्रधानमंत्री की मृत्यु के पश्चात या फिर त्यागपत्र से जो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद होती है वो भंग हो जाती है। अर्थात प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। जैसे ही वह बहुमत खो देता है वैसे ही वह अपना पद भी खो देता है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है मंत्री परिषद का प्रधान। ठीक है, क्योंकि मंत्री परिषद का प्रधान देखिए इसका मतलब क्या है, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान होता है जो कि तय करता है कि उसकी मंत्री परिषद में कौन कौन लोग मंत्री होंगे, और प्रधानमंत्री ही विभिन्न मंत्रियों के इस पद और स्तर और मंत्रालयों का आवंटन भी करता है। इसी कारणवश मंत्री परिषद का जो प्रधान है वो मंत्री ही, जो प्रधानमंत्री होता है वो होता है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रपति को सलाह देना, यानी जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति को कई मामलों में सलाह भी देता है। देखिए कैसे, प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तथा दूसरी ओर प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करता है। यानी कि प्रधानमंत्री का एक कार्य होता है कि मंत्रिपरिषद के बारे में और प्रशासन के बारे में, प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सलाह देता है, सूचित करता है कि ये कार्य हो चुके हैं, ये करने बाकी हैं। ठीक है, 6 पॉइंट है प्रधानमंत्री के शक्ति के स्रोत। यानी कि जो प्रधानमंत्री है इसके शक्ति के स्रोत क्या हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है मंत्री परिषद पर नियंत्रण। यानी कि जो प्रधानमंत्री है उसका शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत यही है कि जो मंत्री परिषद होती है उस पर नियंत्रण रखता है, उसका ये प्रधान होता है। लोकसभा का नेतृत्व, ये लोकसभा का नेतृत्व भी करता है। मीडिया तक प्रधानमंत्री की पहुंच भी होती है, और चुनाव के दौरान उसका जो व्यक्तिगत उभार होता है वो भी उभर के सामने आता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं इसमें राष्ट्रीय नेता की छवि भी प्रधानमंत्री की उभर कर सामने आती है, और अधिकारी वर्ग पर इसका आधिपत्य भी होता है। विदेशी यात्राओं के दौरान एक अच्छी नेता की छवि भी इसके सामने उभर कर आती है। तो ये प्रधानमंत्री के कुछ शक्ति के स्रोत थे। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट आपका जो बॉक्स है उसमें ये दिया गया था पॉइंट 91वां संविधान संशोधन। संविधान के 91वें संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि मंत्री परिषद के जो सदस्य होंगे उनकी संख्या जो है
वो लोकसभा या राज्यसभा की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड था, सरकार में प्रधानमंत्री का स्थान क्या होता है, या प्रधानमंत्री की सरकार में भूमिका का वर्णन कीजिए, या फिर इस तरह से कि प्रधानमंत्री की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति के विशेष अधिकार क्या होते हैं और मंत्री की विशेषताएं क्या होती है, प्रधानमंत्री की विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में आपका चैप्टर 5 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।